मंगोलिया के नदी, पहाड़, रेगिस्तान, ये सारी चीजें देखने के बाद अब फाइनली मैं आ चुकी हूँ मंगोलिया की कैपिटल सिटी उलान बातर में। इतने बड़े मंगोलिया देश में एक इकलौता शहर उलान बातर जहाँ पे बसती है यहाँ की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन। जी हाँ, पूरा मंगोलिया खाली और सारी पॉपुलेशन कहाँ पर है? उलान बातर में। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है या फिर कम समय है तो आप पूरे उलान बातर शहर को कैसे एक्सपीरियंस या विजिट कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं थोड़ी शांति के साथ में और चलते हैं उलान बातर की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री गांदान मॉनेस्ट्री में। तो उलान बातर में मेरा आखिरी दिन मंगोलिया में और पूरा एक दिन मैंने डेडिकेट किया है उलान बातर जो शहर है इनका वो विज़िट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है तो उलान बातर में आप क्या क्या विज़िट कर सकते हैं, क्या चीज़ें ओवररेटेड है, क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरा पहला स्टॉप जो है वो है यहाँ की मॉनेस्ट्री। तो अंदर चल के देखते हैं कि मंगोलिया की जो मॉनेस्ट्री है वो हमारे हिंदुस्तान की मॉनेस्ट्री से या दुनिया की बाकी जगह की मॉनेस्ट्री से कैसे अलग है। किसी ज़माने में ये मॉनेस्ट्री मंगोलिया की ओनली एक्टिव मॉनेस्ट्री हुआ करती थी और यहाँ की मूर्ति, आर्किटेक्चर, ये सब देख कर ही आप समझ जाओगे कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी तो यहाँ मूर्तियाँ और बहुत सारे चिन्ह या इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। और पूरी मॉनेस्ट्री में आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह के जो मॉन्क्स हैं वो कुछ चैंट कर रहे हैं, प्रार्थना चल रही है। जो लोकल लोग हैं, बुजुर्ग आंटियां हैं, माला लेकर के अपना प्रेयर वगैरह कर रही हैं। इस मॉनेस्ट्री को विजिट करके वो जो एक लोकल मंगोलियन बुद्धिस्ट कल्चर है वो समझ सकते हो। और बाद में मुझे पता चला कि मंगोलिया में 50 से भी ज़्यादा % पॉपुलेशन बुद्धिज़्म फॉलो करती है और ये यहाँ की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है उलान बातर जो इनकी कैपिटल है। तो बहुत मज़ा आया ये मॉनेस्ट्री एक्सपीरियंस करके, एक्चुअली काफ़ी शांति मिली। तो चलिए चलते हैं और उलान बातर के कुछ और रंग देखते हैं। तो ये दूसरा स्टॉप मेरा यहाँ का जो नेशनल म्यूज़ियम है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम हैं लेकिन क्योंकि मेरे पास एक ही दिन है, आर्ट म्यूज़ियम, चंगेज़ खान म्यूज़ियम, डायनासोर म्यूज़ियम, कम से कम 8 से 10 म्यूज़ियम है। लेकिन ये म्यूज़ियम मुझे दिखाई दिया कि सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी कुछ मंगोलिया की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में आपको यहाँ से जानने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं इनके नेशनल म्यूज़ियम ऑफ उलान बातर मंगोलिया। मंगोलिया का नाम शायद हम सब ने हिस्ट्री की बुक में सबसे पहले पढ़ा होगा चंगेज़ खान जी की वजह से। और इस देश की हिस्ट्री जो है वाकई में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वैसे तो उलान बातर में बहुत सारे म्यूज़ियम है, 10 से भी ज़्यादा म्यूज़ियम है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप एक म्यूज़ियम विजिट कर सकते हैं जिससे आपको पूरा मंगोलियन हिस्ट्री, कल्चर, सब के बारे में अच्छे से पता चल सकता है और वो है इनका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मंगोलिया। थैंक यू। म्यूज़ियम का टिकट लिया है मैंने 1000 रुपये का। ठीक है, अब तुम सोचते हो कि टिकट कितना ही होगा यार, म्यूज़ियम का कितना ही टिकट होगा। फिर उन्होंने बोला 500 रुपये टिकट, मतलब 20,000 टुकड़े आपका खुद का टिकट और 20,000 अगर आप फ़ोटो या वीडियो लोगे। अंदर कोई टोकेगा तो ये टिकट दिखाना ना यार, इन डिलेमा। ठीक है, ऑफकोर्स टिकट है यहाँ पे वो लेकर के आपको जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे हॉल्स हैं और इसमें पूरा बताया है कि उस ज़माने में चंगेज़ खान ने जब अपना साम्राज्य फैलाना चालू करा तो क्या स्टेट्स थे यहाँ पे और हर शताब्दी में किस तरह के कपड़े, किस तरह की ज्वेलरीज यहाँ पे चलती थी, राजा क्या पहनता था, औरतें क्या पहनती थी, मैरिड वुमेन क्या पहनती थी, शादी का जोड़ा कैसा होता था और योद्धा कैसे कपड़े पहनते थे। और वाकई में कभी मंगोलियन कपड़ों पे मैंने इतना गौर नहीं फरमाया होगा, लेकिन काफ़ी दिलचस्प डिज़ाइन है एक्चुअली इनकी। और उसके अलावा इनकी जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या टूल्स होते हैं, किस तरह के बर्तन होते हैं, सोशलिस्ट मंगोलिया का जो पूरा एरा था रशिया के आसपास, और अंत में इन्होंने बताया है डेमोक्रेटिक मंगोलिया के बारे में। तो पूरा एक जो जर्नी रहा है मंगोलिया का चंगेज़ खान के ज़माने से, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत खूबसूरती से दर्शाई है। और एक चीज़ अच्छी थी कि सभी जानकारी मंगोलियन भाषा में भी लिखी थी और अंग्रेजी में भी लिखी थी। तो अगर आप सच में दिलचस्पी रखते हैं हिस्ट्री में, इन जनरली भी आपको विजिट करना चाहिए क्योंकि इस देश की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चाहे किसी और देश की हो ना हो। तो
वैसे आई एम नॉट अ म्यूजियम पर्सन, लेकिन तब भी मुझे बहुत मज़ा आया इनकी चीज़ें पढ़ के और देख करके। तो म्यूजियम में लगभग 1-1.5 घंटा मैंने स्पेंड करा और उसके बाद मैं निकल गई अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अभी बज रहे हैं 11 और लगभग सब आसपास ही है। और नेक्स्ट, अरे यार ये तो मस्त मॉल आ गया। अब यकीन ही नहीं होगा आपको कि ये मंगोलिया है, क्योंकि इतना रॉ और इतना नोमैटिक मंगोलिया का साइड देखा है अभी। तो ये ज़ाइशान हिल जो है, वर्ल्ड वॉर 2 में जो रशियन और मंगोल सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया हुआ है। एक हिल है, वहाँ से पूरे सिटी का पैनोरामिक व्यू आता है और वो हिल पे जाने के लिए आपको ये इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्रॉस करना होता है, जो कि काफ़ी फैंसी है। तो फाइनली मॉल में घुसे और फिर वहाँ से ऊपर ज़ाइशान हिल का जो एरिया है वहाँ आप जा सकते हो। मुझे तो ऑनेस्टली यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मंगोलिया है ये पीछे की इमारतें देख देख के, क्योंकि इतने रेगिस्तान और मैदान, घोड़े, ऊंट वो सब देखे हैं कि इतना डेवलप्ड साइड ऑफ मंगोलिया ना हो पा रहा है हमसे। लेकिन थोड़ी सी ट्रेजेडी ये हुई कि वो हिल को ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद था। फिर सोचा कि थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर देखा थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो दूर से ही हमने दर्शन करे ज़ाइशान हिल के। और जो इनका बेस पॉइंट था वहीं से ही उलानबातर शहर का बहुत मज़ेदार व्यू आ रहा था। तो ये देख के फिर अगली डेस्टिनेशन की तरफ मैं निकल चुकी, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरे उलानबातर के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये है मंगोलिया का या फिर उलानबातर का सबसे बड़ा ओपन एयर मार्केट या फिर ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट क्यों कहते हैं ये तो एक रहस्य है, लेकिन इसका नाम है नारातुल मार्केट। और यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी ना, उससे आपको पता चलता है कि ये देश दुनिया के बाकी देशों से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं चांदी के कान के इयररिंग्स लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उनसे बार्गेन करा रही हूँ। उन्होंने मुझे 25,000 तुगरिक बोला है, वो 20 भी नहीं कर रही है। मतलब सख्त निकली आंटी। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ बिक रही हैं ये बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। हर चीज़ जिसे मैं छू रही थी या खरीदने की इच्छा रख रही थी उसका दाम 2,000, 2,500, 3,000 वैसा बहुत ज़्यादा दाम था। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा महंगा लगा। यार काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बस ये बार्गेन नहीं कर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल लगाने पे बहुत कम बार्गेन कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ एक लोकल इंसान भी है। तो बार्गेनिंग स्किल्स शायद आपकी ना काम करेगी, लेकिन है काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। इस बाज़ार में आपको फर्नीचर मिलेगा, जूते, चप्पल, कपड़े मिलेंगे, मंगोलिया की ट्रेडिशनल अटायर मिलेगा जिसे दील कहते हैं। ये अलग अलग जानवर की चमड़ी से, हड्डी से, जानवर के शरीर के हर हिस्से से कोई ना कोई एंटीक सोवेनियर बना करके यहाँ बेचा जा रहा है। भाई एकदम सरोजनी मार्केट वाली फील आती हुई यहाँ पे, दिल्ली के बाज़ारों वाली। लेकिन ये है उलानबातर ब्लैक मार्केट। तो बहुत ही क्रेजी, बहुत ही बड़ा ब्लैक मार्केट है। जगह का जो माहौल है वो बहुत मज़ेदार था। तो ये ब्लैक मार्केट की चिकर पिकर से चलिए आगे चलते हैं, शहर से थोड़ा दूर शांति ढूंढते हैं और मिलते हैं इन जनाब से। शहर से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कुछ फल फ्रूट लिए लोकल, वो खाते खाते मैं पहुंची चेंगिस खान स्टैच्यू कॉम्प्लेक्स। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैच्यू है, दूर दूर से ही आपको दिखाई देने लगेगा। एक्चुअली जो चेंगिस खान में जो खान शब्द है वो उसका उनकी जाति से बिल्कुल लेना देना नहीं है। खान मंगोलियन भाषा में तो जो सबसे बड़ा राजा होता है उसे खान शब्द दिया गया एज अ उपाधि, और वैसे चेंगिस खान नाम पड़ा। और उनकी ये बहुत बड़ी प्रतिमा, पूरे मंगोलिया का अगर एक कोई सिंबल है तो वो है चेंगिस खान। और इतने ज़्यादा जो मिथ है, किस्से हैं, कहानियां हैं इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में। जब हम अपने ड्राइवर से बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि जो लोकल मंगोलियन पॉपुलेशन है वो चेंगिस खान जी को किस तरह से देखती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है उन्हें। और हर घर में एक चेंगिस खान की मूर्ति या फिर फ़ोटो ज़रूर होती है। ये शायद सबसे ज़्यादा फैंसी और डेवलप्ड टूरिस्ट स्पॉट आपको पूरे मंगोलिया में मिलेगा। नीचे पेंटिंग की गैलरी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बार है, क्लब है, शॉपिंग है, सोवेनियर्स हैं। तो ऐसे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के इस तरह से ऊपर जाते हो तो ये जनाब
तो आपको जितने दिखते हैं उतने दिखते हैं, लेकिन वहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। वो तो लगभग 40 मीटर लंबे या फिर 130 फीट लंबी इनके स्टैच्यू है और बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2008 में ही बनी है। वो तो देख के थोड़ा सा लग रहा है कि इतनी वेल मेंटेन्ड है और नीचे का जो कॉम्प्लेक्स बना रखा था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब से मॉडर्न लग रहा था। लगभग 4 मिलियन के आसपास का खर्चा इनको आया है इसको बनाने में, जबकि ये स्टील का है। तो मंगोलिया का जो पॉलिटिकल और कल्चरल पोजीशन है ग्लोबली, वो दिलाने में भाई ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़ा एरिया इन्होंने रूल किया था मंगोलिया के बाद, चाइना, फिर ईरान, फिर यूरोप, थोड़ा बहुत हिंदुस्तान का हल्का सा ऊपर वाला एरिया। तो उसके चलते यहाँ पे इनको नेशनल हीरो माना जाता है। सब घरों में इनकी तस्वीर है, स्टैच्यू है, लगभग भगवान के समान माना जाता है। तो यहाँ के लोग तो भाई सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है चेंगिस खान जी, देख लीजिए आप। दिखने में तो मुझे काफ़ी क्यूट लगते हैं, इनको देख के लगता नहीं है कि इतने क्रूर और निर्दयी से होंगे, लेकिन हाँ भौकाल है भाई इनका इलाका, इनका भौकाल है यहाँ पर। अब 2 ही घंटे मुझे वापस शहर में भी आने को लगे और लगभग रात हो गई पहुंचते पहुंचते, लेकिन रात का माहौल लेने के लिए मैं पहुंची सुख बतार स्क्वायर। उलान बतार शहर का अगर कोई घंटाघर कह लो या फिर जैसे दिल्ली में सीपी है, उसी तरह से उलान बतार में आपको मिलेगा सुख बतार स्क्वायर। यहाँ पे चंगेज़ खान जी की मूर्ति है। इतना बड़ा एक ओपन स्पेस है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फैमिलीज गैदर हुई है। तो एक रात को बहुत ही हैपनिंग एरिया हो जाता है। तो भाई ये है इनका सुख बतार स्क्वायर। ये जो पीछे हमारे भाई साहब देख रहे हैं आप, जो शायद दिखाई नहीं दे रहे घोड़े पे, ये वाले, ये सुख बतार इनके जनरल थे आर्मी के, जिन्होंने इनको स्वतंत्रता दिलाई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है। और ये पीछे वाले तो आप जानते हैं, ये चंगेज़ खान जी हैं। तो ये इनका पार्लियामेंट है, ये इनका स्टॉक एक्सचेंज है। ये सुख बतार स्क्वायर बेसिकली उलान बटार का एकदम हैपनिंग, मतलब इनका इंडिया गेट वैसा वाला एरिया समझ लो। तो इसी के साथ हमारे मंगोलिया की जो एक बहुत लंबी ट्रिप थी वो ख़त्म हो गई और उसी के साथ इस पूरे मंगोलिया की सीरीज़ को विराम देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरी लाइफ के बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैंने पहली बार किए। अगर आपको भी मेरे सारे वीडियोस मंगोलिया सीरीज़ से पसंद आए तो याकुज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इजी नहीं होता है ऐसी जगह पे जाकर के ये सब एक्सपीरियंसेस कैप्चर करना। इट टेक्स एफर्ट। इजी लगता है क्या? इजी नहीं है। सपोर्ट करोगे तो मैं और इस तरह के कंटेंट ला पाऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।